हेलो सामदीन सर, कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी सर, आवाज आ रही है? चलो बेटा 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके सर।
सर स्टार्ट कर दे, इतने लोगों ने ज्वाइन करना है मेरे में। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक इतने स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। जी सर स्टार्ट कर तो दें। हम स्टार्ट करते हैं इसको। सामने की तरफ बना रहा था। चलो, तो बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा, हमने जिस तरह लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन को, कि डाटा को हम क्लासिफाई करते हैं उसके एट्रीब्यूट्स की बेस पे, या फिर जो हमारे पास स्पेसिफिक जो ग्राउंड्स होते हैं उनकी बेस के ऊपर हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं। और उसके डिफरेंट मोड्स हमने पढ़े थे कि हम जियोग्राफिकल करते हैं, उसको क्रोनोलॉजिकली करते हैं, और क्वालिटेटिव बेस पे करते हैं, या क्वांटिटेटिव जो उसकी इंटेंसिटी है उसकी बेस के ऊपर हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ हमने उसकी कुछ उसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह डिस्कस की हैं हमने, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे टेबुलेशन को, ठीक है, कि डाटा को जो हम टेबल फॉर्म में लेकर आते हैं। So it is the process of presenting data by performing classification methods and displaying it under heads and subheads, and place data in columns and rows for better understanding and further statistical analysis। ठीक है। जो टेबल जो सा होता है, ये ऐसा टूल है जो हमारे डाटा को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। इसमें हम डाटा को क्लासिफाई करके उसको रोज़ में और कॉलम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये हमें फर्दर हेल्प करता है हमारी जो फर्दर एनालिसिस करना है, ये जो फर्दर हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करने हैं उसके लिए हमारी हेल्प करता है। अच्छा, इसके जो मेन जो कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तो ये है कि क्लेरिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आप ऑलरेडी जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये जो एनालिसिस करना चाह रहे हैं, जो क्यूडी है जिसके लिए आपने डाटा इकट्ठा किया, तो उसको एक तो क्लेरिफाई कर देती है, ठीक है। जैसे आपके पास अगर क्लास मार्क्स हैं, किसी क्लास के 30 स्टूडेंट्स हैं और उनके डिफरेंट मार्क्स आए हैं, तो आप क्या करते हैं, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मेल्स के मार्क्स ज़्यादा हैं या फीमेल्स के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आप क्या करते हैं, उनको दो डिफरेंट कॉलम्स में आप लिख सकते हैं, तो क्लासीफाई करेंगे और टेबल फॉर्म में उसको ले आएंगे। सेकेंड है टू रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा, ठीक है। आपका डाटा अगर आपके पास एक मिक्सचर होगा, रॉ फॉर्म में होगा, तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स होगा, वो आपको मीनिंगफुल कोई रिजल्ट दे नहीं पा रहा होगा, या आप उससे कोई मीनिंगफुल चीज़ जो गोल आप हासिल करना चाहते हैं वो उससे आप ले नहीं सकते। तो उसके लिए आपको क्या करता है कि डाटा की कम्प्लेक्सिटी है उसको ये रिड्यूस कर देता है। फिर आपका टू इकोनॉमी स्पेस, ठीक है। अगर आपके पास रॉ फॉर्म में डाटा है तो वो एक मे बी अगर आपके पास 200 300 या 400 वैल्यूज़ हैं तो वो एक या दो पेज के ऊपर आ जाएं, लेकिन टेबल फॉर्म के अंदर जब आप फ्रीक्वेंसी साथ अटैच कर देंगे तो आपके पास वो एक ही पेज के ऊपर तमाम डाटा आप उसको लिख सकते हैं। तो आपकी जो स्पेस है वो कम यूज़ होती है। फिर है इट वुड बी द रिलेशन अमॉन्ग डाटा इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है। ये डाटा का रिलेशन जो आपस में है उसको भी शो करने के लिए यूज़ होता है। और लास्ट में है टू फैसिलिटेट एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है, यानी फर्दर आपने जो टूल्स अप्लाई करने हैं उनको फैसिलिटेट भी करता है। अच्छा, फिर इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो टेबल बनाते हुए जो आप अपने माइंड में रखते हैं उसके मुताबिक आप टेबल बनाते हैं। जो फर्स्ट वन है कि इट शुड बी सूटेबल फॉर द पर्पस, ठीक है। जो आपका पर्पस है उसको ये सूट करना चाहिए। देखें, अगर आप डाटा क्लासिफाई कर रहे हैं मेल्स और फीमेल्स के अंदर, तो कॉलम्स भी आपके ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। वो उनकी पॉकेट मनी पे नहीं बन सकते, या उनके स्किन कलर पे नहीं बन सकते, ठीक है, या वो जिस रीजन में रह रहे हैं उस रीजन की बेस पे नहीं बन सकते। सेकंड है क्लैरिटी एंड द कंप्लीटनेस ऑफ टेबल इज नेसेसरी, ठीक है, कि एक तो डाटा आपका क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट हो कॉलम्स के अंदर या रोज के अंदर, और सेकंड ये है कि
डाटा आपका कंप्लीट हो, ठीक है। अगर आपके पास टोटल 30 ऑब्जर्वेशन हैं तो आप कॉलम में जब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एट द एंड आपके पास सम भी 30 ही आना चाहिए। थर्ड वन है कि टेबल शुड बी एडिकेट साइज, ठीक है। वो टेबल आपका बहुत बड़ा ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए और आपका बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो आपने डाटा को जो क्लासीफाई करना है या जो आपने उसके इंटरवल्स बनाने हैं उसका एक नॉर्मल साइज होना चाहिए। फोर्थ वन है कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स शुड बी स्पेसिफाइड, ठीक है। अगर आप मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपके उसके आगे यूनिट्स जो आपका होगा, अगर 30 है तो 30 वो मार्क्स है, ठीक है। आपने जो उसको हेडिंग देनी है उसमें यूनिट उसका लाजमी लिखना है। इसी तरह अगर वाटर की क्वांटिटी है तो उसमें क्या है कि आपने अगर 2 लीटर है तो उसके साथ लीटर जो है उसका यूनिट है वो आपने मेंशन करना है। वेट है तो केजी साथ मेंशन करना है। तो यूनिट्स जो होते हैं वो स्पेसिफाई होने चाहिए और उस यूनिट के अंदर उसी से रिलेटेड डाटा ही आना चाहिए। जो फिफ्थ वन है हमारे पास के लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइटम, ठीक है। डाटा की जो आपने अरेंज करना है उसको आपने रोज और कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसकी आपकी लॉजिकली आर्गुमेंट होना चाहिए आपके पास, उसकी लॉजिकल सपोर्ट होनी चाहिए। लास्ट वन है कि टोटल्स एंड सब टोटल्स बी गिवन, ठीक है। हर कॉलम के नीचे आपके टोटल्स आने चाहिए आपके, उसके अलावा एक कम्युलेटिव टोटल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर मेल और फीमेल के मार्क्स हैं तो नीचे आपके पास टोटल आना चाहिए उन मार्क्स का और एंड पे टोटल जो 30 मार्क्स हैं उनका भी टोटल या काउंट आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि टेबल होता किस तरह से है। देखेंगे ये एक पिक्चर है हमारे पास और इसमें सबसे पहले जो पार्ट है इसका वो है टाइटल, यानी हर टेबल का कोई ना कोई एक टाइटल होगा। अगर आपके क्लास मार्क्स हैं तो उसका टाइटल क्या होगा, क्लास मार्क्स ऑफ समर S21 जो क्लास है उसके जो क्लास मार्क्स हैं, जो टेस्ट के जो मार्क्स हैं आपके, वो एक मेन टाइटल उसका आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास जो सेकंड आपके पास है वो है कैप्शन एंड स्टब्स है आपके, ठीक है। जो कॉलम की जो हेडिंग होगी वो आपकी कैप्शन कहलाती है, जो रो पे आपकी हेडिंग होगी वो स्टब कहलाती है। अगर आप पिक्चर में देखें तो जो फर्स्ट रो है उसमें जो ग्रे एरियाज है जहाँ पे कॉलम कैप्शंस लिखा हुआ ग्रे कलर का, तो ये आपकी वर्टिकली डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड पे जो ग्रे एरियाज है तो वो आपकी रो स्टब्स हैं और ये आपकी हॉरिजेंटल डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर आपके पास बॉडी आती है। बॉडी में आपका मेन पार्ट है, यहाँ पे आप अपना डाटा को पुट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती हैं इनको आप यहाँ पे पुट करते जाते हैं, ये नोट करते जाते हैं। फोर्थ वन है आपका प्रीफेक्टरी नोट। ये टाइटल के नीचे कुछ उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अगर जिस तरह आप इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, एक स्टैटिस्टिक्स का जो टेस्ट है, ठीक है, यानी उसकी एक दो लाइन आप नीचे लिख देंगे, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है आपके टाइटल की। और लास्ट में आपका सोर्स नोट कि सोर्स आपने डाटा कहाँ से लिया, ठीक है, उसके लिए आप एक दो लाइन से लिख देते हैं कि आपने खुद से उसको गैदर किया डाटा को या आपने किसी सोर्स से लिया, जिस तरह हमने प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स वगैरह डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे आपका सोर्स का नेम आ जाएगा। अगर आपने किसी वेबसाइट से ली है तो वेबसाइट का नेम आ जाएगा, अगर आपने किसी डेटा सेट से ली है तो उस डेटा सेट का नेम आ जाएगा। फिर आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं और डिफरेंट तरह के टेबल्स हैं जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड वाली पिक्चर को देखें तो उसकी जो हेडिंग है वो है टेबल प्रोडक्ट की, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉलम है आपका वो प्रोडक्ट आईडी है और उसके नीचे आपकी रोज की हेडिंग्स हैं जो 1 2 3 4 5 एक सीरियल नंबर के साथ उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अगर नंबर 1 को देखें तो उसके राइट साइड पे जो कॉलम है उसमें रेड और ग्रीन लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर जो हेडिंग है कॉलम की वो कलर की हेडिंग है। तो क्या कर रहा है कि आपको डाटा को हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी आपकी जो फर्स्ट रो है कॉलम की हेडिंग्स है और जो फर्स्ट कॉलम है वो रोज की हेडिंग है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है और लास्ट में उसकी प्राइस है। तो अगर आपने देखना हो कि नंबर 3 आइटम जो कलर है वो क्या है, तो नंबर 3 पे जब आप जाते हैं तो आपके पास ग्रीन है और कलर उसका ग्रीन है और प्राइस उसकी 17.50 है, डॉलर्स में है, ठीक है। तो ये उसकी जो टेबल है उसका उसको डाटा को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सेकंड अगर आप पिक्चर देखें जो राइट साइड पे है तो उसमें क्या है, हेडिंग क्या है कि परचेज इक्विपमेंट जून 2006, ठीक है। उसके बाद
उसकी कुछ सब हेड आपकी कॉलम की हेडिंग्स हैं। सबसे पहले तो आपका आइटम नंबर है, फिर आइटम पिक्चर है, फिर आइटम डिस्क्रिप्शन है, फिर प्राइस है, और उसके नीचे कॉलम की फिर सब हेडिंग्स भी हैं, जिसमें आपकी शिपिंग, हैंडलिंग और इंस्टॉलेशन वगैरह की हेडिंग दी गई है, और एंड पे आपके एक्सपेंस की हेडिंग दी गई है। तो अगर हम नंबर 1 को देखें तो आपके पास जो पिक्चर है वो 2 रोज को रिप्रेजेंट कर रही है। एक आपका IBM क्लोन कंप्यूटर है, ठीक है, और इसी तरह आपकी इंस्टॉलेशन एक्स्ट्रा, तो उसकी तमाम प्राइसेस, यानी आपकी क्या कर रही है कि उस आइटम की कॉस्ट भी आपको बता रही है, और साथ में जो इंस्टॉलेशन जो चार्जेस हैं उसको भी वो शो कर रही है, जो $400 और $20 है। तो इस तरीके से भी आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी आपका एक ही जो हेडिंग है वो 2 या 2 से ज़्यादा रोज को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। अब लास्ट में देखें तो उसने नीचे आपका डाटा सोर्स भी मेंशन किया है कि जो है परचेज इक्विपमेंट्स जून 2006, ठीक है। इसी तरह अब हम आगे चलें तो इसमें जो डिफरेंस है क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में वो क्या है कि क्लासिफिकेशन इज मेंट फॉर अरेंजिंग डाटा into characteristics or groups where each group has the number of items attached to it. In classification, data classified in its original form. However, tabulation is the logical and systematic arrangement of data into rows and columns. In table, data can be presented in modified form as well. ठीक है, इसमें क्या चीज़ है कि जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली वो क्या है कि आप उसमें सिर्फ डाटा को अरेंज कर रहे होते हैं या डाटा को क्लासिफाई कर रहे होते हैं उसी करेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर, जबकि जो आपका जो टेबुलेशन है इसके अंदर आप डाटा को अरेंज करते हैं कॉलम्स और रोज के अंदर, ठीक है, और उनकी जो बेस होती है या तो कोई लॉजिक होती है या कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है, और फर्दर इसमें आप जो नेक्स्ट कॉलम में इसकी परसेंटेज के अंदर उसकी एवरेजेस के अंदर, यानी उसकी जो फर्दर उसकी इंफॉर्मेशन है डाटा की वो भी आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन का डिफरेंस है। फिर हम आते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल के ऊपर, ठीक है। टेबल एक तो हमने बेसिक टेबल के ऊपर डिस्कस किया, फिर हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है। कि जो a frequency is the number of times a data value occurs. For example, if 4 people have an IQ between 118 and 125, then an IQ of 118 to 125 has a frequency of 4, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी इस तरह करती है कि अगर आपके पास कोई डाटा आपका ऑब्जर्वेशन आपकी रिपीट हो रही है, तो जितने टाइम्स वो जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। देखिए, अगर आपकी क्लास टेस्ट मार्क्स में किसी 4 बच्चों के या 5 बच्चों के मार्क्स 15 आए हैं, तो 15 जो मार्क्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। अगर किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए हैं और वो अकेला बच्चा जिसके 20 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। इसी तरह अगर 2 बच्चों के 23 मार्क्स आए हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 है। तो ये तो होगी फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आके फ्रीक्वेंसी चार्ट क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी चार्ट इज मेड बाय अरेंजिंग डाटा वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाना है आप, तो उसमें क्या आप करते हैं कि डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर देते हैं, और उसके उनकी जो मैग्नीट्यूड है यानी जितने टाइम वो फ्रीक्वेंसी उसकी आती है उसको आप उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर आपके पास है कि आपके जो एग्जांपल्स हैं फ्रीक्वेंसी चार्ट्स की, ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी चार्ट भी बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी टेबल भी कह सकते हैं। तो नंबर 1 अगर आप देखें तो उसमें हाइट है और फ्रीक्वेंसी है। तो जो फर्स्ट हाइट है वो आपके पास 139 इंचेस है और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 है। इसी तरह 145 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 150 की 2 है, और इस तरह लास्ट में अगर हम आ जाए तो 138 की फ्रीक्वेंसी 2 है। इसी तरह अगर सेकंड दरमियान वाली हम एग्जांपल को देखें तो उसमें उसने कैटेगरीज देती हैं, ठीक है। उन कैटेगरीज के अंदर या उस इंटरवल्स के अंदर जो वैल्यूज कितनी दफ़ा आई हैं उसकी फ्रीक्वेंसी उसने राइट कॉलम में दे दी है। तो अगर आप 10 to 19 देखें इंटरवल को तो वहाँ पे जीरो फ्रीक्वेंसी है। इट मीन्स जो आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कोई भी वैल्यू 10 से 19 के दरमियान में नहीं आई। फिर 20 से 29 का इंटरवल है तो उसमें आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है। इट मीन्स यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आई होगी। इसी तरह अगर हम नीचे आ जाए तो हम 60 से 69 को अगर देखें तो वहाँ पे हमारे पास 12 फ्रीक्वेंसीज हैं।
इट मीन्स ये जो आपके पास डाटा सेट है इसमें सबसे ज़्यादा जो 12 वैल्यूज़ हैं वो 60 से 69 के इंटरवल के दरमियान में है। और अगर लास्ट में आप आ जाएं तो 90 से 99 है तो उसमें फिर सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपके डाटा को एक तो इंटरवल का जो आपने बनाए हैं एक उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपको शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी चार्ट, और सेकंड आपको टोटल उसका सम भी दे रहा है कि टोटल 43 ऑब्जर्वेशंस थी जिसको उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर। अगर आप लास्ट वाली एग्जांपल देखें तो उसमें आपके पास जो कॉलम्स हैं एक एज ग्रुप का कॉलम है, फिर फ्रीक्वेंसी है, फिर आगे उसकी परसेंटेज दी गई है, यानी फर्दर उसने और एक्स्ट्रा से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया। तो अगर आप एज ग्रुप देखें तो सबसे पहले आपके पास है कि लेस देन 10, तो उसमें आपके पास 8 फ्रीक्वेंसी है। इट मीन्स ऐसे जो लोग हैं जिनकी आपने इंफॉर्मेशन ली है उसमें 8 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 10 साल से कम है, और जो उसकी जो टोटल जो आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास 577 है, और उसकी जो परसेंटेज बनती है 1.39% बनती है। फिर आपके पास जो सेकेंड एज ग्रुप है वो 11 से 20 है, और उसमें आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 44 की है, और उसकी जो परसेंटेज बनती है टोटल आपके डाटा सेट की वो 7.63 बनती है। इसी तरह अगर आप मिड में आ जाएं तो आपके पास 41 से 50 है, तो उसमें आपके पास 94 की फ्रीक्वेंसी है जो टोटल डाटा सेट का 16.29% बनता है। तो अगर आप इस फ्रीक्वेंसी चार्ट को देखें तो आप एनालाइज करेंगे तो 31 से 40 के दरमियान जो इंटरवल है उसमें सबसे ज़्यादा, सॉरी 21 से 30 के दरमियान जो इंटरवल है उसमें सबसे ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन है जो 181 है, और उससे कम फिर आपकी 174 है। तो आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी चार्ट है एक तो आपको टोटल आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो भी बता रहा है कि 577 है, सेकंड उसको डिफरेंट एज ग्रुप में वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, और थर्ड आपको हर एज ग्रुप की परसेंटेज भी बता रहा है। इसी तरह हमारे पास एक और जो एग्जांपल है जिसमें आपके पास जो हेडिंग है वो है कि पास परसेंटेज ऑफ बीए एंड बीएससी 2015-14 जो 15 सेशन है उसके दरमियान जिन बच्चों ने एग्जाम पास किए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर उनका एक डाटा सेट आपको दिया गया। तो सबसे पहले आपके पास अगर आप लेफ्ट कॉलम को देखें तो वहाँ पर रोज के अंदर सब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, जो आपकी रो के स्टब्स हैं, तो वहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स के नाम नाम आ गए। अब जो कॉलम के ऑप्शंस हैं वहाँ पे जो हेडिंग है, नंबर 1 हेडिंग है हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, सेकंड है हमारे पास स्कूल में से कितने बच्चों ने पास किया, और लास्ट में हमारे पास के पास परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले अगर आप बॉटनी को देखें तो उसमें आपके पास 29 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 24 ने पास किया है, और जो उनकी पास परसेंटेज रही है वो 82.76 रही है। इसी तरह अगर आप केमिस्ट्री को देखें तो उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, और जो पास परसेंटेज है वो आपकी 25 रही है, और पास 25 हुए हैं और परसेंटेज आपकी 83.33 रही है। तो इस तरह आप टेबल को और फ्रीक्वेंसी चार्ट का जो मिक्सचर है उसकी एग्जांपल आपके सामने है। अगर आप इसी तरह जो लास्ट सब्जेक्ट है आपका जूलॉजी उसमें देखें तो 30 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 23 ने पास किया, और जो परसेंटेज उसकी बनती है वो 76.67 परसेंटेज बनती है। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को आप टेबल फॉर्म में लिख के उसको फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करके उसकी फर्दर उसमें से इंफॉर्मेशन को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी को आखिर डिस्ट्रीब्यूट किया किस तरह जाता है। ठीक है, जो हमने ऊपर वाली एग्जांपल्स देखी हैं उसमें आपने देखा होगा कि इंटरवल्स बने हुए थे, जैसे एज ग्रुप का इंटरवल था हमारे पास, या फिर हमारे पास जो मार्क्स का इंटरवल बना हुआ था, तो उसमें हमने इंटरवल बनाए किस तरीके से, तो हम फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करते हैं। So, as per definition, the process in which we organize a set of data in a table and distribute it into classes and groups together with the number of observations in each class or group is termed as frequency distribution. The sum of all frequencies is always equal to total number of observations. ठीक है, तो एज पर डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको क्लासेस में या ग्रुप्स के अंदर हम उनको क्लासिफाई करते हैं या उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
तो इस प्रोसेस को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और सेकंड उसने एक नीचे लाइन लिखी है कि जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो हमेशा आपके टोटल ऑब्जर्वेशंस के बराबर होगा। अब ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक डाटा सेट है जिसमें, और वो रॉ फॉर्म में है, जिसमें डिफरेंट मार्क्स हैं बच्चों के क्लास के, ठीक है, जो 5, 4, 8, 9, 11, 15, 13, 14, 19, 17, 13, 13, 27, 23 एंड 24, ठीक है। तो ये आपकी क्लास मार्क्स हैं और ये आपके पास अनग्रुप डाटा है, ये रॉ फॉर्म में डाटा है। इसको अब आपने जब आपने ग्रुप्स में या क्लासेस में आपने कन्वर्ट करना है तो आपने किस तरीके से करना है। तो अगर आप नीचे वाला जो टेबल देखें उसमें आप ग्रुप डाटा देखें, हमने क्या किया है, कुछ एक टेबल बनाया है। टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है हमने क्लासेस या ग्रुप्स बना दिए हैं और हमने हर क्लास जो सी है इसको 10 के डिफरेंस के साथ लिया। जैसे पहली जो क्लास है हमारे पास 1 से 10 बन रही है तो उसमें जो फ्रीक्वेंसीज है या उस क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं ये ऐसे मार्क्स जो 1 से 10 के दरमियान है वो हमारे पास 4 है। फिर हमारे पास 11 से 20 है तो ऐसी मार्क्स जो 11 से 20 के दरमियान है वो हमारे पास 8 है। इसी तरह लास्ट में हमारे पास जो 21 से 30 का जो इंटरवल है उसमें जो क्लास मार्क्स है हमारे पास वो 3 है। तो आप फर्स्ट आपके पास जो ऊपर जो एग्जांपल है वो आपके पास अनग्रुप डाटा की है या रॉ डाटा की है, उसको आपने कन्वर्ट किया टेबल के अंदर और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चार्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट इसमें जो हमने जो इंटरवल्स बनाए हैं उसमें हमारे पास क्लास लिमिट्स हमने बनाई थी। तो क्लास लिमिट्स की जो डेफिनेशन है वो आपके पास ये है कि आप क्या करते हैं कि हर जो इंटरवल है उसके अंदर एक लोअर क्लास लिमिट होती है और एक आपकी अपर क्लास लिमिट होती है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर में है आपके पास ये लोअर क्लास लिमिट है और जो रेड कलर में है वो आपके पास अपर क्लास लिमिट है और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके सामने 4 है। इसी तरह अगर जो सेकंड रो है अगर उसमें देखें हम तो उसमें जो 11 है वो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है और जो 20 है वो हमारे पास अपर क्लास लिमिट है और जो लास्ट में है हमारे पास वो है कि 21 हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है और जो 30 है वो हमारे पास अपर क्लास लिमिट है। फिर हमारे पास इसके अंदर जो नेक्स्ट एक चीज़ आती है वो आती है क्लास बाउंड्री, ठीक है। यानी हम क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करते हैं। अब क्लास बाउंड्रीज की तरफ हम क्यों जाते हैं, क्लास बाउंड्री को इस वजह से जाते हैं कि अगर आप पीछे वाला टेबल को अगर एक दफ़ा देखें तो आपके पास अगर कोई वैल्यू आ जाए 10.5 या 10.2 तो आप उसको किस इंटरवल में डालेंगे, ठीक है। आप उसको फर्स्ट इंटरवल में नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि वो 1 से लेकर 10 तक है। आप उसको सेकंड में भी नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टार्ट ही 11 से हो रहा है। तो दरमियान में जो मुकम्मल एक जो होल नंबर है उसका एक डिफरेंस आ रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हैं, आप क्लास बाउंड्रीज वाली साइड पे चले जाते हैं। आप क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, आप क्या करते हैं कि आप जो एक इंटरवल है उसकी जो अपर क्लास लिमिट है उसका और जो उसकी नेक्स्ट जो इंटरवल है उसकी जो लोअर क्लास लिमिट है उसका आपस में डिफरेंस लेते हैं और उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास 10 था और 11 था तो हमने क्या किया, हमने 11 माइनस 10 किया, 1 आया, उसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.5 आंसर आ गया। तो इस 0.5 को हमने क्या किया, हमने तमाम क्लास लिमिट्स की जो लोअर लिमिट्स थी उसमें हमने माइनस कर दिया और तमाम जो अपर क्लास लिमिट्स थी उसमें हमने प्लस कर दिया। तो जहाँ पे 1 था वहाँ पे हमारे पास 0.5 आ गया जो ब्लू कलर में आप देख सकते हैं और जो रेड कलर में अपर क्लास लिमिट थी उसमें हमने 0.5 को प्लस कर दिया तो 10.5 बन गया। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास जो रो है उसमें हमने क्या किया, हमने 11 में से 0.5 माइनस किया तो 10.5 हो गया और हमने 20 में 0.5 प्लस किया तो 20.5 हो गया। फिर हमारे पास आता है क्लास मार्क, ठीक है, कि क्लास मार्क क्या चीज़ है। तो क्लास मार्क हमारे पास होता है कि हम क्या करते हैं कि लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं या फिर लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री को हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास लिमिट थी हमारे पास 1 से 10, तो हमने क्या किया, हमने प्लस किया और उसको 2 पे डिवाइड किया तो 5.5 हमारे पास आंसर आ गया। तो क्लास मार्क जो है इसी तरीके से हमने जो सेकंड रो है उसमें 11
प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास 15.5, और लास्ट में 21 प्लस 30 किया डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास 25.5 क्लास मार्क आ गया। अच्छा, फिर हमारे पास आती है क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ बेसिकली आपके पास है कि आप क्या करते हैं, आप एक जो इंटरवल है उसकी अपर क्लास लिमिट या अपर क्लास बाउंड्री को माइनस कर देते हैं दूसरी उसकी जो कंसेक्टिव अगली जो क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री है उससे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे आपकी जो फर्स्ट लिमिट है वो 1 से लेकर 10 तक है और सेकंड आपकी 11 से 20 है, तो आपने क्या किया, आपने 20 माइनस 10 किया तो आपके पास 10 आ गया। तो आप यहाँ से क्लास विड्थ अपने डाटा की फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम नीचे वाली दो इंटरवल को देख लें तो हम क्या करेंगे, हम 30 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास आंसर 10 आ जाता है। तो ये क्लास की विड्थ है, यहाँ से हम क्लास की विड्थ फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आता है एक कंसेप्ट होता है क्लास रेंज का, कि क्लास की रेंज क्या है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट इंटरवल को देखें तो 1 से 10 है, तो इट मीन जो क्लास इस क्लास की जो रेंज है वो 1 से स्टार्ट होकर 10 तक जा रही है। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड क्लास है उसकी रेंज 11 से लेके 20 तक है। 11 से वो स्टार्ट हो रही है, मिनिमम वैल्यू उसमें 11 है, मैक्सिमम वैल्यू उसमें 20 है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम हर जो फ्रीक्वेंसी है उसको उसको उसके पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हम प्लस करते जाते हैं। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है कि अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द सम ऑफ द क्लास एंड ऑल क्लासेस बिलो इट इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम रनिंग टोटल भी कहते हैं। अब रनिंग टोटल किस तरीके से है कि अगर आप जो फेडेड कॉलम्स हैं उनमें उनको अगर आप देखें तो 1 से 10 की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 4 थी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कॉलम है आपके पास वहाँ पे आंसर आपका 4 आया। 11 से 20 जो इंटरवल वहाँ पे 8 था, तो आपने क्या किया, आपने 8 को प्लस कर दिया 4 के अंदर तो आपके पास 12 आंसर आ गया। इसी तरह जो लास्ट इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी 3, तो आपने 3 को प्लस कर दिया 12 में तो आपके पास 15 आंसर आ गया। तो जो लास्ट इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा इक्वल होगी आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के। फिर आपके पास है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप क्या करते हैं कि आप हर फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनसे आप डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप इसका सम करें तो 4 8 प्लस 3 तो आपके पास सम इसका 15 आता है। तो आपने क्या किया, आपने हर फ्रीक्वेंसी को 15 से डिवाइड कर दिया। तो 4/15, 8/15 और 3/15 हमारे पास आंसर आ रहा है। फिर हमारे पास आती है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप क्या करते हैं कि आपने जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड की हैं उनको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाता है। तो अगर आप फर्स्ट इंटरवल को देखें तो उसमें हमारे पास 4 फ्रीक्वेंसी, तो 4 को हमने 15 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 27% आ रहा है। इसी तरह सेकंड में हमने क्या किया, हमने 8 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 53% आ गया और लास्ट में 20% आ गया। तो ये हमें क्या बता रहा है, अगर आप मिड इंटरवल को देखें तो वो बता रहा है कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 53% जो आपकी ऑब्जर्वेशन हैं वो आपकी मिड वाले इंटरवल में है। इसी तरह आपकी 27% जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी फर्स्ट इंटरवल के अंदर है। अब लास्ट जो हमारा है टॉपिक वो है कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। ठीक है, हम टेबल के साथ साथ डाटा को स्टेम एंड लीफ जो एक तरीका है या एक टूल है उसके थ्रू भी हम डाटा को शो करा सकते हैं। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है आप देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनका जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम स्टेम बोलते हैं और जो सेकंड डिजिट को हम लीफ बोलते हैं। तो आपके पास जो ऊपर रॉ डाटा दिया गया है उसको हमने जब इसको कन्वर्ट किया स्टेम एंड लीफ के अंदर तो हमने किस तरीके से लिखा कि जो 5 था उसका स्टेम 0 आ गया हमारे पास और 5 उसका लीफ आ गया। इसी तरह 4 है तो स्टेम उसका 0 है और लीफ उसका 4 है। 8 का स्टेम 0 है और लीफ उसका 8 है और 9 का स्टेम 0 है और लीफ उसका 9 है। इसी तरह अगर आप नीचे आ जाएं जहाँ पे 11 था तो उसका जो फर्स्ट डिजिट था वो उसका स्टेम यानी 1 आ गया और सेकंड डिजिट उसका 1 आ गया और लास्ट में स्टेम हमारे पास जहाँ पे 2 है तो उसमें हम देख सकते हैं 27 था हमारे पास। तो 27 का जो 2 है वो स्टेम है और 7 उसका लीफ है।
ठीक है। अच्छा यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, समझ आ गई। चलें चलें बेटा, नो सर समझ इस आ तरह गया। की मैं आपको ये स्लाइड्स भी शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। सेकंड आपको मैं एक असाइनमेंट भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन ओके वो सर। असाइनमेंट आपने सॉफ्ट फॉर्म में नहीं बनानी, आपने हार्ड पेज के ऊपर बनानी है और उसकी जो पिक्चर्स लेके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपने मुझे ईमेल करनी है, ठीक है। हाँ जी। और बाकी उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होंगी असाइनमेंट के ऊपर, उनको आपने फॉलो करना है और ये आपने मंडे तक मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे वाइंड अप ओके करता हूँ। सर।